मैं सबसे पहले बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं इन सभी नौजवानों को। और मैं हंसराज जी का भाषण सुन रहा था, कितने कम समय में भाषण धीरे धीरे देते देते आज एक बिल्कुल पुख्ता वक्ता बनकर ये आज यहाँ उन्होंने भाषण दिया, तो उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। और ये भाषण देना कोई आसान काम नहीं है। मैंने साउथ सैदी जी को बोला, मैंने कहा भाषण दे दो, क्या साहब मैं तो भाषण मेरा मन नहीं करता देने का। तो ये हर एक के बस की बात भी नहीं है। तो भाषण देना मुझे पायलट साहब कहा करते थे। मैंने कहा भाई आप फौज में रहे इतने साल और भाषण देने में कई साल लगते हैं, मुझे भी अब 20-22 साल हो गए देते देते, लेकिन शुरुआत में जब भाषण देता है इंसान तो मैंने कहा भाई कैसे लोगों की रुचि, लोगों की मतलब कई बार देखा नेता भाषण देते हैं और लोग उठ के जाने लगते हैं, कोई बतिया रहा है, कोई फ़ोन में बात कर रहा है, लेकिन भाषण ऐसा कैसा दिया जाए कि लोग आपकी बात को सुने और वो सुन के उनकी बात को उसके अंदर उतार लें। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं नया राजनीति में आया था 1980 में, तो फौजी आदमी थे, सीधे बोलते थे जो मन में बात होती थी। तो उन्होंने कहा भाई बात ऐसी बोलनी चाहिए जो गले से ना निकले, पेट से निकले। जो बात पेट से निकलती है वो दूसरों के दिमाग में घुसती है, और बनी बनाई रटी रटाई बातें बोलने से उसका तो फिर वो खाना पूर्ति है। भाषण बजाया, फिर वो बोलेगा पीछे आके अरे जोरदार तालियां बजाओ, फिर आप लोग तालियां बजाओगे आधे मन से, इधर देखोगे उधर देखोगे। तो भाषण देना मैं मानता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन के अंदर अपनी बात को रखना, स्पष्टता से रखना, ईमानदारी से रखना, और जो मन के भाव हैं उसको अगर आदमी अच्छी तरह व्यक्त करता है तो उसको लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और ठीक लगता है तो उसका अनुसरण भी करते हैं। इसलिए इन युवाओं ने नई जिम्मेदारियां संभाली हैं विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, जिले के अंदर। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम को आपने आयोजित किया, मेरा गांव पंचायतों का दौरा था, उसके बाद मैं आपके बीच में आया और मैं थोड़ा देर से पहुंचा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज मेरी यादें ताज़ा हो गई कि इस मंदिर में मैं अपने नामांकन के पहले मेरे ख्याल आया था और यहाँ मैंने पूजा की थी। तो मेरी भगवान शिव की शिवलिंग में जो पूजा मैंने की 2018 में, उसको आपने बहुत खूबसूरती से इतना कामयाब बनाया। मैं समझता हूँ राजस्थान में एक रिकॉर्ड स्थापित आप लोगों ने किया, इतनी भारी बहुमत से हम लोगों को आपने चुनाव जिताया था। तो आज मैं पूजा कर रहा था और हम सब लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, हम देखते रहते हैं कौन सा साल है, कौन सा मौसम है, कब चुनाव है, कब चुनाव नहीं है। तो आज जब मैं पूजा कर रहा था, मैं तो मंदिर में घुसा, मुझे याद आया, मैंने कहा यहाँ पे मैं चुनाव से पहले आया था, अब फिर एक बार चुनावी साल आ गया है। मैंने पूजा अर्चना करी, क्षेत्र की, प्रदेश की आप सब लोगों के लिए मैंने मंगल कामनाएं मांगी हैं। आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, ये मैंने कामना करी है। और प्रदेश और देश में जो राजनीति आज है उस पर भी हम सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव आते हैं, हर प्रदेश देश में सरकार बनती है। वोट कोई किसको डाले, किसी को चाहे ना चाहे, सरकार का निर्माण होता है, सरकारें बनती हैं, पदों पर लोग बैठते हैं, लेकिन हम किस प्रकार की राजनीति को इस प्रदेश और देश में देखना चाहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पढ़े लिखे लोग, साफ छवि के लोग, समझदार लोग, ईमानदार लोग अगर जिम्मेदारी के पदों पर बैठते हैं तो अपने आप एक अच्छा माहौल निर्मित होता है। अच्छे बुरे में फर्क करना ये मतदाता की जिम्मेदारी है। और देश में वो लोग बड़े पदों पर बैठे जो गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी को समझते हों, जिस काम के लिए उनको वहाँ बिठाया है वो काम पूरा करते हों। अभी मेरा नौजवान साथी बोल रहे थे, पिछले लगभग 1 महीने से ज़्यादा हमारे नौजवान जो पहलवान हैं, जिन्होंने दुनिया में जाके मेडल जीते देश के लिए, आज वो बच्चे बच्चियां दुखी, परेशान, उनका मनोबल टूटा हुआ है, उनकी उम्मीदें बिखर गई हैं, उनके सपने चूर चूर हो रहे हैं, अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए वो बैठे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस देश का कानून, इस देश की पुलिस, जो प्रावधान है हमारे संविधान में,
ये कह रहे हैं कि हमने जो कानून में लिखा है उसकी पालना करा दो सिर्फ, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार आपको मालूम है कुछ समय पहले देश में ऐसे कानून बने, 3 कानून बनाए कथित रूप से किसानों के भले के लिए, और वो ऐसे कानून बनाए कि देश की राजधानी को घेर कर रखा गया महीनों तक, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया। बहुत जिद करने के बाद पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कानून लगाने को बोला किसने था केंद्र सरकार को, और फिर किस कारण से आपने कानून बनाए और फिर बिना कारण बताए कानून वापस ले लिए। तो किसान और नौजवान अगर ये हमारा केंद्र बिंदु नहीं रहेंगे, अगर हम हमारे नौजवानों को, किसानों को विश्वास और भविष्य की परिकल्पना कर कर उनका ढांढस नहीं बताएंगे, उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा नहीं करेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ ये सही दिशा में जाना नहीं है। इस देश के, प्रदेश के नौजवान भी, हमको भी समझना पड़ेगा। और मैं बड़े खुले मन से कई बार कह चुका हूँ, मेरी भी जो उम्र है, कहने को अच्छा लगता है नौजवान नौजवान, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा मेरे जितना हो गया, और इस देश की जो औसत आयु है नौजवान की वो है 20, 23, 24, 25, 27 साल। तो हम जब 45 साल के हो गए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के नौजवानों का भविष्य हम सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। हम लोगों को जिम्मेदारी कम उम्र में मिली थी, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो नौजवान आज 20, 25, 30 साल का है उसका मैं हाथ पकड़ूं, उसको अनुभव सिखाऊं, जो मुझको लाभ मिला, जो काम मैंने किए, उन अनुभवों का फायदा मैं उनको दिला सकूं। और व्यक्ति जब असुरक्षित होता है, और हमने देखा है अक्सर राजनीति में, पंच में, सरपंच में, प्रधान में, प्रमुख में, राजनीति में, हर दल में होता है कि अगर कोई दूसरा चढ़ रहा हो तो उसके पैर काटने में लग जाते हैं। लेकिन राजनीति में अगर हम बड़ा दिल रखेंगे, नौजवानों को, जैसे मुझसे कम उम्र के जो लोग हैं, उनको हम साहस दें, ताकत दें, मौका दें, पायदान दें, अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का मौका देंगे, तभी तो अपना काम कर रहे हैं। अगर मुझे 26 साल की उम्र में संसद में जाने का मौका मिला तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं, मेरे अगर हाथ में ताकत हो, मेरे जैसे 50-100 लोग और पैदा करूं पॉलिटिकल रूप से, कि वो भी जाके अपना नाम रोशन कर सकें। तो ये सोच हम नौजवानों को बनानी पड़ेगी कि सबको साथ लेकर चले। और मैं हमेशा कहता आया हूँ, हमारे देश का फौजी जो सरहद पर खड़ा है उसकी कोई जाति बिरादरी नहीं है। जब आपने वर्दी पहन ली तो आप देश की रक्षा के लिए खड़े हो, आप गोली खाने के लिए तैयार हो, बर्फ में, जंगल में, रेगिस्तान में खड़े हो, दुश्मन को ललकार रहे हो। हम सुरक्षित सो रहे हैं क्योंकि हमारा जो नौजवान सरहद पर खड़ा है हमारी रक्षा कर रहा है। वो किसी एक बिरादरी के लिए कर रहा है, एक धर्म के लिए कर रहा है, अपने घर पड़ोस के लिए कर रहा है, या एक प्रांत के लिए कर रहा है। वो पूरे देश की सीमा को सुरक्षित बना रहा है, उसकी कोई जाति बिरादरी नहीं है। हम जो अनाज खा रहे हैं, किस मंडी में कौन सा किसान कौन सा सरसों गेहूं बेच रहा है, किसी को पता ही नहीं है। किसान जो मेहनत कर कर अनाज पैदा कर रहा है उसकी कोई जाति बिरादरी नहीं है। इसी प्रकार हमारा प्रदेश और देश का जो नौजवान है, जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, जो बेहतर अवसर की तलाश कर रहा है, उसकी कोई जाति बिरादरी नहीं है। सब लोग संगठित रहकर अपनी सोच को व्यापक बनाते हैं, उसी से एक बेहतर राजनीति, एक बेहतर प्रदेश और बेहतर देश का निर्माण हो सकता है। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों को आज राजनीति में आने का मौका मिला है कम उम्र में, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि एक सकारात्मक भविष्य को देखते हुए सबको साथ लेकर चलने वाली ये सोच अगर हम पैदा करेंगे, इसमें सबका भला रहता है। इतना बड़ा हमारा देश है, छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किन के साथ काम कर रहे हैं, उनको ताकत कैसे दे सकते हैं, अपना घर का, इलाके का, क्षेत्र का हम नाम रोशन कैसे कर सकते हैं। और जब तक इस नई राजनीति को हम जन्म नहीं देते, तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। रुकावटें बहुत आती हैं, क्योंकि सफाई करना, परिवर्तन लाना, मूल चूक चीज़ों को बदल देना बड़ा मुश्किल काम है। और जो काम चल रहा है चलते रहने दो,
हाँ में हाँ मिलाते जाओ, बात बढ़ती रहे, वो बड़ा आसान काम है। तो बदलाव करना, संकल्पित होना, अपने निश्चय पर अड़े रहना, ये वो गुण है, मैं समझता हूँ, जो नौजवानों को, खासकर जो राजनीति में काम करना चाहते हैं, उनको सीखना चाहिए। अगर देश में, प्रदेश में कहीं पर भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। बहुत लोगों को बुरा लग सकता है, बहुत लोग आपसे दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं, आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, अपने हक अधिकार की बात को रखेंगे नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक चलता रहेगा ऐसे। आज ये कर रहा है, कल वो करेगा, परसों वो करेगा, अपनी आंख मूंद के इधर देख लें, काम चलता रहेगा। कोई छोटे पे करेगा, कोई बड़े पे करेगा। लेकिन व्यवस्था को बदलना, समाज में परिवर्तन लाना, नई इबादत लिखना, ये तभी संभव है जब मन में आप लोग ठान लें कि इस काम को हमें करना है। नौजवानों का भविष्य कब सुरक्षित है? नौजवानों का भविष्य तब सुरक्षित है जब उनके मन में जो विश्वास है वो अटूट बन जाए। अगर व्यवस्था में नौजवानों की आस्था खत्म हो जाए, न्याय की उम्मीद खत्म हो जाए, भविष्य में सफलता पाने के लिए वो उदासीन हो जाए, वो सही दिशा नहीं है। इसलिए मैंने जो 20-22 साल में राजनीति में, मैं केंद्र में रहा हूँ, प्रदेश में रहा हूँ, विधानसभा में रहा हूँ, संसद में रहा हूँ, बहुत सी जिम्मेदारी संभालने का मुझे मौका मिला है, संगठन में, सरकार में, हर जगह मैंने हमेशा इस बात पर कभी समझौता नहीं किया कि भ्रष्टाचार और नौजवानों के साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है, उसका विरोध हमें करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी बात से सब लोग, किसी का कोई राय हो, कुछ राय हो, लेकिन जो रास्ता है, जो दिशा है, वो सही चुननी पड़ेगी। हम अगर मिलकर कुछ बदलाव करना चाहते तो हो सकता है। हमारी ताकत हमारी एकता में है, हमारी ताकत हमारी संगठित संकल्प शक्ति में है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन नौजवानों ने आज जिम्मेदारियां संभाली हैं, अभी आपको बहुत लंबा जाना है, सबको साथ लेके चलो। कोई आरोप ना लगा पाए कि पक्षपात हो गया, जातिवाद हो गया, धर्म के नाम पर मेरे से भेदभाव हो रहा है। अमीर गरीब की खाई को हम कैसे खत्म करें? लगातार बढ़ती जा रही है। जो अमीर थे उन पर इतनी दौलत हो गई है कि उनके पास पैसा गिनने का टाइम नहीं है, और जो गरीब थे वो लगातार गरीब होते जा रहे हैं। किसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सब चुनौतियों का अगर समाधान को ढूंढ सकता है तो मेरे साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, आप लोग कर सकते हो, हमारी बहनें कर सकती हैं जो नौजवान हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ अपने भाव आपसे शेयर करना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब सब मेरे बहुत सारे साथी नौजवान बैठे हैं। ये देश प्रदेश हमारा, आपका है, और कोई बाहर से आके सुधारने वाला नहीं है। हम सोचे कि कोई आसमान से टपक जाएगा और सब कुछ सुधर जाएगा। हम लोगों को अपने हाथ में व्यवस्था को लेना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, परिवर्तन करने पड़ेंगे। इस दिशा में अगर हम काम करते हैं तो मैं समझता हूं हमारा राजनीति में काम करना कामयाब है। इस दिशा में हम लोग काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि हम लोगों को सफलता मिलेगी। हो सकता है समय लग जाए, लेकिन अंत में सफलता हमको मिलेगी। देश प्रदेश में हम एक बेहतर राजस्थान और देश का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों को मेरा अंत में पुनः अनुरोध, इस दिशा में काम करने के लिए बहुत ऊर्जा ताकत चाहिए। अभी ये नौजवान भाषण दे रहे थे, बोलना आसान है, कभी कभी करना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन मैं आप लोगों का विधायक हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ उसको मैं करके रहूँगा, चाहे आने में कोई सामने बड़ी विपरीत परिस्थिति आ सकती है, गतिरोध हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति, जो नेता, जो राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी बात पे अडिग रहते हैं, वही लोग हैं जो जनता के दिल और दिमाग में अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। बाकी तो सब तरह के लोग काम करते हैं, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन अपनी बात पर कायम रहना, सब लोगों को साथ लेकर चलना, और मन में जो विश्वास है, मन में जो संकल्प है, उस आवाज़ को सुनकर अगर हम काम करेंगे तो हमेशा सफलता हमको मिलती रहेगी। मैं पुनः सभी साथियों को, हंसराज जी को, मीना साहब को, स्वामी जी को, बोकन, सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
और उम्मीद करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जो असीम प्रेम प्यार आशीर्वाद हम लोगों को मिलता आया है वो भविष्य में मिलता रहे। आपके क्षेत्र में जो काम हम लोगों ने करें आपके सामने हैं, क्योंकि मैं शहर में भाषण दे रहा हूँ। मुझे कहा कि मैंने पिछले 2 महीने पहले सिटी पार्क के बारे में एक रचना बनाई थी। मैं चाहता हूँ शहर में एक ऐसा पार्क बन जाए जहाँ नौजवानों को घूमने के लिए, खेलने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले, और उस पार्क के निर्माण के लिए मैं मेरे विधायक कोष से 1 करोड़ रुपया दूंगा, और पैसा भी होगा, पैसा लेकर आएंगे। लेकिन हम सब चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी हम सब लोगों को ये लगता है कि शहर में ऐसी कम जगह हैं जहाँ पर हम जाके शाम को बैठ सकते हैं घर परिवार के साथ, यार दोस्तों के साथ, तो उस प्रकार का मैं अच्छा निर्माण कराने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सब लोगों का यहाँ पर आप लोग आए, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपका साथ और आशीर्वाद में मिलता रहे उसके लिए बहुत बहुत मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।